जो पंप हाउस में नदी का एंट्री पॉइंट है। यहां ग्रेविटी से भारी मात्रा में पानी को 4 बे एरिया में पुश किया जाता है। हेड रेगुलेटर से नियंत्रित होते हुए वो एक स्लोप्ड कैचमेंट एरिया में इकट्ठा हो जाएगा। 4 बे एरिया के निचले हिस्से में पंप हाउस के एंट्री गेट्स हैं। ये 17 गेट्स 17 पंप्स तक जाते हैं। जब पानी अंदर बहता है तब सिल्ट ट्रैप्स फिल्टर करते हैं सेडिमेंट पार्टिकल्स को, पत्थरों को और प्रदूषण को, ताकि अंदर की मशीनें सुरक्षित रहें। आम हाइड्रो वाटर पंप्स के मुकाबले जो बिना पानी के घूमने लगते हैं और मोमेंटम बढ़ जाने पर पानी को खींचते हैं, ये पंप्स तभी घूमना शुरू होंगे जब फुल लोड वॉल्यूम का पानी अंदर आएगा। यही खूबी इन्हें वाटर वर्ल्ड का वेटलिफ्टिंग चैंपियन बनाती है। मुझे नहीं लगता दुनिया में इसके जैसा 40 मेगावाट सिंगल पंप होगा जिसमें एक लोड पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये खासियत है इस कन्नेपल्ली यानी कि मेडिगड्डा प्रोजेक्ट की। काम का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए हर डिटेल पर पैनी नजर रखना भी जरूरी है। मेडिगड्डा पंप हाउस साइट इंचार्ज वेणु माधव अपना डेली विजिट कर रहे हैं। वो साइट पर रहते हैं और अपने वर्कर्स के लीडर हैं। आपको पता है कुछ प्रोजेक्ट्स पूरा होने में कई साल लगेंगे, पर यहाँ हमने इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का प्लान बनाया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 7 से 8 महीनों में पूरा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लीड करना एक मिनी यूएन को संभालने जैसा है। करीब 10 राष्ट्रीय और 5 अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। राष्ट्रीयता, भाषा और काम करने का ढंग सबका अलग अलग हो सकता है और इन्हें तेजी से और सुचारू रूप से एक साथ काम करना होगा। मेरा नाम है विनफ्रेड पॉश। मेरा काम है यहाँ पर स्पाइरल केसिंग असेंबली और इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करना, और साथ ही मशीन असेंबली और इंस्टॉलेशन भी मैं ही देखता हूँ। सिर्फ डेडलाइन से यहाँ का माहौल गर्म नहीं है। इस साइट पर गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये सर्द देश से आए हमारे साथियों के लिए बिल्कुल असहनीय हो जाता है। मुझे लगता है ये ठीक है। लोग यहाँ बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से, और मौसम की वजह से हमें थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है। हम डे और नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं और हम शेड्यूल के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, शेड्यूल सबसे जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट एक जरूरी लिंक है कलेश्वरम प्रोजेक्ट की बड़ी वाटर चेन में। मेडिगड्डा पंप हाउस से रिलीज होने के बाद पानी को 40 मीटर या करीब 130 फीट की ऊंचाई पर लिफ्ट किया जाएगा और वो विशाल डिलीवरी कनाल में चला जाएगा। फिर वो अंदरूनी इलाकों में अपने लंबे सफर की शुरुआत करेगा, जो ग्रेविटी कनाल्स, पाइपलाइंस और टनल से पूरा किया जाएगा। ये कार्गो बेशकीमती है। ये वो बहुमूल्य चीज है जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं की जा सकती। पर जब हर रोज करीब 56 अरब लीटर पानी को सप्लाई करना हो तो मामूली पाइप्स उसमें काम नहीं आएंगे। पिछले 8 महीनों से स्पेशलाइज्ड टीम्स स्टील की विशाल शीट से बड़े पाइप्स फैब्रिकेट कर रही हैं। शीट्स को कट, अलाइन और वेल्ड करके 6 मीटर लंबे पाइप्स बनाए जाते हैं, जिनका डायमीटर करीब 10.5 मीटर होता है। मेडिगड्डा पंप हाउस में हमें 11 पंप्स इंस्टॉल करने हैं और हर पंप की 2 लाइंस हैं। हर एक लाइन 1 किलोमीटर लंबी है, तो यहाँ हमें 22 किलोमीटर की एमएस पाइपलाइन फैब्रिकेट करनी है। इस प्रक्रिया के हर स्टेज में फैब्रिकेशन यूनिट हेड
सुरेश सावंत मौजूद रहते हैं। ये पाइप सेक्शन के हर इंच को चेक करते हैं, छोटी से छोटी दरारों और कमियों के लिए। विजुअल टेस्ट्स के अलावा हर जॉइंट के रेडियोग्राफिक टेस्ट्स किए जाते हैं, जिनमें एक्स-रेज या गामा रेज से इंटरनल स्ट्रक्चर्स की मजबूती को चेक किया जाता है। इसके बाद इनकी हाइड्रो टेस्टिंग होती है, जिसमें इन्हें तेज वाटर प्रेशर में रखा जाता है। क्वालिटी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड होने वाली है और इसमें कोई लीक नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है और इसके अंदर अगर मेटल के डिफेक्ट्स हमारी नजर में आ जाते हैं तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से उन्हें ढूंढ लेंगे। अगर वो वेल्डिंग जॉइंट वहां से वीक रहेगा तो फ्यूचर में वहां से लीकेज शुरू हो सकती है और धीरे धीरे वो बढ़ेगी और जॉइंट क्रैक हो जाएगा। तो हमें किसी तरह की कोई गलती नहीं चाहिए और हम यहाँ पर जितने भी फील्ड जॉइंट्स हैं उनका 100% अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। जब हर 1 मिलीमीटर चेकिंग में सही निकलता है, तभी पाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 2 टीएमसी रिवर वाटर को लिफ्ट करना, करीब 130 फीट ऊंची डिलीवरी कनाल तक, वो भी हर रोज। यहां से पानी बस ग्रेविटी की मदद से बहता है। वो तेलंगाना में 15 किलोमीटर तक ग्रेविटी कनाल से गुजरते हुए अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है। गोदावरी नदी पर अनाराम बराज। ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट की बेहद हैरत अंगेज इंजीनियरिंग की एक सच्ची मिसाल है। मेदिगद्दा पंप हाउस से लिफ्ट किए गए गोदावरी के पानी को अपस्ट्रीम अन्नाराम तक पहुंचाया जाता है। यहां बराज पानी को रोक लेता है। लेवल्स बढ़ते हैं जब तक नदी उल्टी दिशा में नहीं बहती, यानी गोदावरी के प्राकृतिक बहाव के खिलाफ। अब यहां ये प्रश्न उठते हैं, पानी उल्टी दिशा में कैसे बह सकता है? गोदावरी का प्राकृतिक बहाव क्या उसे नहीं रोकता? यही तो कलेश्वरम प्रोजेक्ट की खासियत है। प्लानर्स ने नदी के उन हिस्सों की पहचान की जो सूख चुके हैं और उसे वहां पुनः जीवित करने का एक तरीका खोजा। जब पानी लिफ्ट से आ रहा है और फिर बराज में जा रहा है तो इससे एक लेवल डिफरेंस बन रहा है, तो इससे नदी का पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। ये लेवल डिफरेंस बढ़ाने से हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये एक अच्छी सोच है और इससे सबमर्जेंस में बहुत सारा एरिया बच जाएगा। हमने एक भी एकड़ जमीन नहीं ली इस स्टोरेज के सबमर्जेंस के लिए। हमारे लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी सोच है। ये बहुत इकोनॉमिकल है। हम एक नदी बना रहे हैं बिना किसी कनाल के एक्सकेवेशन से। आपने सही कहा, नदी कनाल बन गई है और हमें पानी दे रही है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट द्वारा सूखे रिवर बेड में दोबारा पानी पहुंचाने से यहां जीवन लौट आया है। पहला एडवांटेज है गोदावरी में बैरेज रिजर्वायर होना और गोदावरी को लगभग फुल रखना करीब करीब 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की लंबाई तक। गोदावरी के 60 किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस में काफी सारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमें मदद मिलेगी यहाँ पर मछलियाँ बढ़ाने में। तो इन बराजस और बाकी वाटर बॉडीज से फिशरीज को यहाँ काफी फायदा मिल सकता है। अनाराम बराज से पानी उल्टी दिशा में बहता है अनाराम पंप हाउस तक। यहां इसे फिर से लिफ्ट किया जाता है और इसे गोदावरी पर मौजूद अगले पड़ाव पर भेज दिया जाता है, जो है सुंडिला बराज। यहां फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जब पानी उल्टी दिशा में बहते हुए सुंडिला पंप हाउस में आता है। यहां से गोदावरी नदी के पानी को एक और लिफ्ट मिलती है लिंक 1 पर, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के लिए, जो है श्रीपदा येलमपल्ली रिजर्वायर। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में पहली बार एंटर होने से लेकर इस पड़ाव तक नदी के पानी को 148 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा चुका है। पर अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि नदी अब दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाली है, जहां कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की
रिकॉर्ड तोड़ खूबियां सामने आने वाली हैं। दक्षिण की तरफ जाने पर एक बेहद मुश्किल रास्ता सामने आता है। यहां से इलाका इतना पथरीला हो जाता है कि नदी को लिफ्ट करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अगर हम ओपन कनाल सिस्टम की बात करें तो हमें करीब 100 स्कीम्स प्रोवाइड करनी है, और सरफेस की बात करें तो ओपन कनाल सिस्टम में सीमेंट सिस्टम्स हैं, रोड्स, कनाल्स और स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, मेंटेनेंस भी होगी, स्कवर प्रॉब्लम्स होंगी और पिल्फरेजेस भी होंगे, गैर कानूनी इस्तेमाल भी होगा। इस क्षेत्र में अबव ग्राउंड लिफ्ट पंप्स नहीं लगाए जा सकते, तो बस एक ही रास्ता बचता है, अंडरग्राउंड। पर समस्या यह है कि अंडरग्राउंड में कंस्ट्रक्शन के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कलेश्वरम स्कीम में हमारे सामने आया है। अंडरग्राउंड पंप हाउसेस के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। जब आप जमीन में गहराई तक जाते हैं तब आपको एक सॉलिड रॉक स्ट्राटा मिलता है। अगर आपको एक सॉलिड रॉक स्ट्राटा नहीं मिलता तो फिर काम करने के दौरान ये समस्या जरूर आ सकती है कि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कोलैप्सेस होने लगेंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले डिटेल्ड जियोलॉजिकल टेस्ट्स किए गए, सरफेस पर और अंडरग्राउंड भी। इसमें कुछ आश्चर्यजनक सामने आया। जो वोल्केनिक जियोलॉजी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए बाधा बन रही थी, वो नीचे एक वरदान बन गई। यहाँ जमीन के नीचे पत्थर मौजूद हैं जो उस लेवल पर हैं जो हमें चाहिए, तो इससे हमारे पास अंडरग्राउंड टनल्स का ऑप्शन है। ये टनल्स पास होंगे ग्रेनाइट से, इसीलिए हमारी जरूरत आसानी से पूरी हो गई। दुनिया के सबसे बड़े पंप हाउसेस में से एक में आपका स्वागत है, जिसका आकार 8000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। जमीन में 470 फीट की गहराई पर यह है पैकेज 8। ये जमीन की सतह के नीचे मौजूद एक अलग ही दुनिया है। इस अंडरग्राउंड सिटी में बेमिसाल इंजीनियरिंग काम में लाई जाती है। जमीन के नीचे इस पंप हाउस को बनाने के लिए 23 लाख क्यूबिक मीटर की भारी मात्रा की मिट्टी और पत्थर को हटाया गया है। इस एरिया में पत्थर के मलबे को मक्का बोला जाता है। हमने डंप यार्ड से मक्का को निकाला और स्टोन क्रशर से उन्हें क्रश कर दिया। उससे हमने एग्रीगेट की तरह कंक्रीट में यूज किया, तो एक तरह से इसमें हमें काफी फायदा हुआ। इसके साथ ही ये एनवायरमेंटल डैमेज को भी रोकता है। यहाँ जितना भी मक्का निकला उससे हमने कंक्रीट का एग्रीगेट बना लिया। इसका विशाल आकार एक खास काम के लिए बनाया गया है। अंडरग्राउंड पंप हाउस में 2 टीएमसी गोदावरी का पानी आना चाहिए, जो ट्विन टनल से गुजरा हो। पंप हाउस में आगे बढ़ते हुए ये बड़े टावर्स से जा टकराएगा, जिन्हें सर्ज पूल्स कहते हैं। सर्ज पूल्स अंडरग्राउंड पंप हाउस के बफर होते हैं। ये पानी को तेजी से आने देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं और पंप्स को डैमेज से बचाते हैं। ये स्टोरेज कंटेनर्स का भी काम करते हैं, जो पंप्स में सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सर्ज पूल्स सभी अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बहुत आम होते हैं, लेकिन कलेश्वरम में कुछ भी छोटे स्तर पर नहीं किया जाता। हम इस सर्च पूल में कुल 3 करोड़ लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसे इस तरह से इकट्ठा कर दें तो जरूरत के मुताबिक रिलीज कर सकते हैं, जिससे लेवल बैलेंस्ड रहेगा। और अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो पंप्स में हवा भर जाएगी और वो डैमेज हो सकता है। इसलिए सर्च को अंडरग्राउंड पंप हाउस में बनाना बहुत जरूरी है। सर्ज पूल से पानी को ड्रॉप ट्यूब गेट से कंट्रोल किया जाएगा। वो स्पीड ब्रेकर्स के पार जाएगा, जिन्हें पेयर नोज कहते हैं। ये पंप हाउस के सबसे निचले हिस्से पर होंगे।
एक बार जब सर्च पूल गेट्स को खोल दिया जाता है तब पानी की उस वक्त वेलोसिटी होती है लगभग 3.5 से 4 मीटर पर सेकेंड। वो पानी इतना फास्ट होता है, अगर पानी डायरेक्टली पंप में जाएगा तो पंप डैमेज हो सकता है। इसलिए इसके सामने हमने वर्टिकली पियर नोज बना दी है। ये किसी इंसान के नाक की तरह दिखती है और इससे वाटर फ्लो बाइफिकेट हो जाएगा, मतलब 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम पंप के ऊपर होने वाले टोटल डायरेक्ट लोड को कम कर सकते हैं। पैर नोज से पानी अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचेगा, जो है पंप कैवर्न्स। इन सुपर स्ट्रक्चर्स में 7 मेगा पंप्स होंगे। हर एक का वजन करीब 2400 मैट्रिक टन्स होगा। इसमें 139 मेगावाट की मेगा कैपेसिटी होगी और यह पानी को सरफेस पर करीब 115 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। इरिगेशन में इससे पहले कभी इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। हर कैवर्न को अर्थक्वेक प्रूफ, विस्फोटक गैसों और जियोलॉजिकल फेलियर से सुरक्षित बनाया गया है और इन्हें मिलीमीटर प्रिसिशन से बनाया गया है ताकि मेगा पंप्स को इनमें फिट किया जा सके। मेगा पंप्स एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हर कंपोनेंट को बनाने में सालों लग गए। वो भोपाल में BHEL से हिस्सों में तेलंगाना पहुंच रहे हैं। पैकेज 8 का सर्विस बे। पिछले कुछ दिनों से टीम्स पंप मोटर के पार्ट्स को उनके डिजाइन्स के मुताबिक रीअसेंबल कर रही हैं। सारे डायमेंशनल चेक्स, क्वालिटी चेक्स सर्विस बे में किए जा रहे हैं। जब असेंबली जो सर्विस बे में की जा रही है वो पूरी हो जाती है, तब हम असेंबली को पिट में नीचे ले जाते हैं। BHEL द्वारा असाइन किए गए जितेंद्र कार्की का काम है ये तय करना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। चैलेंज ये है कि ये अपने आप में बहुत यूनिक है। हम दुनिया का हाईएस्ट कैपेसिटी पंप 139 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं। कभी भी इतना ह्यूज कैपेसिटी पंप ना तो इंस्टॉल किया गया है और ना ही कमीशन हुआ। इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोटर्स के सबसे जरूरी हिस्से हैं स्टार्टर और रोटर। टीम्स उन्हें जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये काम करते हैं या नहीं, ये जानने का एक ही तरीका है, स्विच को ऑन करना। ये वो रिजल्ट नहीं है जो इंजीनियर्स को चाहिए था। अत्यधिक नमी से स्टार्टर माल फंक्शन हो गया। पहले से ही कम डेडलाइन में एक और मुसीबत। हमें असल में रिजल्ट ही चाहिए क्योंकि हमारा स्केड्यूल पहले से ही बहुत बिजी है, इसलिए हमें इसे हर हाल में पूरा करना है। और जरा सा भी डिले हुआ तो हम पर भी असर पड़ेगा और उन पर भी असर पड़ेगा जो कि इस स्कीम में पार्टनर्स हैं।